गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लास्ट टॉपिक की, जिसमें है ग्लोबलाइजेशन, स्टेट, ग्लोबल सिविल सोसाइटी। तो जो अभी तक चर्चा हमने करी है, देखिए एक चीज तो तय है कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसने, हमने पहले भी ये बात करी कि स्टेट को काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया है। और वो इम्पैक्ट ऐसे किया है कि अगर एक सिंपल नजरिए से देखें तो पुराने टाइम्स में स्टेट जो है वो कम से कम अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाता था। उसको ये पता होता था वेयर टू स्पेंड, उसको ये पता होता था हाउ टू स्पेंड द मनी, उसको साथ में ये भी पता होता था कि विच इंडस्ट्री टू सेफ गार्ड। लेकिन आप आज की डेट में देखिए वो क्या रहा है कि ये जो पुराना कंसेप्चुअलाइजेशन था स्टेट का, कि स्टेट खुद सोवरेन तरीके से डिसाइड कर रहा है कि उसको मनी कहाँ पे स्पेंड करना है, कैसे स्पेंड करना है, कौन सी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। आज ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जब डब्ल्यूटीओ चल रहा है, तो डब्ल्यूटीओ क्या कर रहा है? पहली बात तो वो लिमिट्स प्लेस कर रहा है स्टेट्स के ऊपर, और लिमिट्स प्लेस कर रहा है कि आप ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री को सब्सिडी देंगे या नहीं देंगे। अगर सब्सिडी देंगे तो कितनी देंगे, अगर सब्सिडी देनी होगी तो कितने टाइम के लिए देंगे। तो हो क्या रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन लाइक डब्ल्यूटीओ बन चुका है, जिसके बनने के बाद अब एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि स्टेट्स की जो सोवरेन पावर थी डिसीजन लेने की, अब वो ही पावर अफेक्ट होती जा रही है। स्टेट अपना डिसीजन अपने आप खुद अच्छे तरीके से पहली बात तो अब ले ही नहीं पा रहा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में समस्या क्या है? इस कॉन्टेक्स्ट में समस्या ये है कि आज स्टेट के पास वो जो सोवरेन पावर थी अपने डिसीजंस को खुद लेने की, पहली बात तो वो खुद लेने की पावर में नहीं है। और दूसरा कि स्टेट को आज बेसिकली क्या काम करना पड़ रहा है कि जो ग्लोबल कॉरपोरेट्स हैं, उन ग्लोबल कॉरपोरेट्स के ही एजेंडा को आगे फर्दर करने की बात होती है। स्टेट को आगे क्या करना है? सिर्फ अपना जो ग्लोबल कॉरपोरेट हाउस है उनका बेसिकली एजेंडा अपने यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। इसी रीजन से आप देखिए कि आज ऐसा माना जाता है कि स्टेट इज टुडे एक्टिंग मोर लाइक बिजनेस मैनेजर्स देन प्रोटेक्टर्स ऑफ पीपल। तो लोगों को प्रोटेक्ट करने के बजाय स्टेट आज की डेट में क्या कर रहा है? वो बेसिकली बिजनेस मैनेजर बन गया और सिर्फ ग्लोबल कॉरपोरेट्स का जो बिजनेस एजेंडा है उसको फैसिलिटेट करने में लगा हुआ है। तो एक चीज तो तय है कि जब वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा लोगों को, तो जाहिर सी बात है कि जो स्टेट का जो वेलफेयर ओरिएंटेशन था ये कॉम्प्रोमाइज होगा। स्टेट का जो वेलफेयर ओरिएंटेशन था वो कॉम्प्रोमाइज होगा। इसी रीजन से आप देखिए कि यहाँ पर स्टीफन क्रेसनर हैं जो दो ऑब्जर्वेशंस देते हैं। स्टीफन क्रेसनर, KRASNER। स्टीफन क्रेसनर कहते हैं नंबर वन कि आज हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के एरा में स्टेट्स की पहली बात तो ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी। ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी का मतलब ये है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि स्टीफन क्रेसनर कहते हैं कि स्टेट्स जब आज की डेट में कॉरपोरेट के एजेंडा को चला रहे हैं, तो वो ये नहीं कह सकते कि वो अब सोवरेन है अपने डिसीजंस को लेने में। क्योंकि एक सोवरेन स्टेट अपने डिसीजंस अपने आप लेता है। लेकिन स्टेट्स आज की डेट में क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक कॉरपोरेट एजेंडा चलाना है जिसमें वो कॉरपोरेट के एजेंडा को फैसिलिटेट करके कॉरपोरेट के बिहाफ पे पॉलिसी बनाते हैं। तो वो आज डेलिबरेटली, उनको भी पता है क्योंकि यहाँ पर सोवरेनिटी अफेक्ट हो रही है, तो बार बार बोलते रहते हैं कि सोवरेन ही है स्टेट अभी तक। ये पॉइंट को समझने की कोशिश करो। तो स्टीफन क्रेसनर क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक प्रकार का नरेटिव चलाया जा रहा है। नरेटिव क्या है? नरेटिव ये है कि आज स्टेट्स को भी पता है कि उनकी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज इसलिए हो रही है क्योंकि उनको भी पता है आज की डेट में उनको कॉरपोरेट्स का एजेंडा चलाना है। इस रीजन से कोई लोग क्वेश्चन ना करें इस चीज को कि आप कॉरपोरेट का एजेंडा क्यों चला रहे हो,
तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टेट्स एक ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी करते हैं, बार बार इस चीज को जता के कि नहीं देखो वी आर स्टिल सोवरिन, जबकि रियलिटी में दे आर नॉट सोवरिन। रियलिटी में दे आर रनिंग द एजेंडा ऑफ द कॉर्पोरेट, सो देयर सोवरेनिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। दूसरी चीज स्टीफन क्रेसनर यहाँ पर कहते हैं कि आज ये जो सोवरेनिटी रह गई है स्टेट्स की, इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक मियर इल्यूजन है, क्योंकि रूल्स फ्लो फ्रॉम आउटसाइड। रूल्स फ्लो फ्रॉम आउटसाइड का मतलब ये है कि आज अगर स्टेट्स कोई भी प्रकार के रूल्स बना रहे हैं तो पहली बात तो वो रूल्स बाहर से फ्लो होते हुए आ रहे हैं। तो आज अगर स्टेट बार बार ये कहता है कि भाई आई एम स्टिल सोवरेन विच इज ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी, दिस इज नथिंग बट अ मियर इल्यूजन। तो सबसे पहला इम्पैक्ट स्टीफन क्रेसनर ने यहाँ पर कंसेप्चुअलाइज किया। इसके साथ साथ एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है फिलिप कर्नी। फिलिप कर्नी कहते हैं कि भाई देखो स्टेट आज की डेट में कंपटीशन स्टेट बन गया है। कंपटीशन स्टेट का मतलब ये है कि फिलिप कर्नी कहते हैं कि आज जितने भी स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक रेस में लगे हुए हैं, और वो रेस है टू अट्रैक्ट ग्लोबल कैपिटल। टू अट्रैक्ट ग्लोबल कैपिटल, इस ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए वो अपने यहाँ पर डीरेगुलेशन करते हैं। इस ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, टैक्सेस को लोअर करते हैं, लेबर पॉलिसी को अल्टर करते हैं। अच्छा, इन सब चीजों को करने से क्या होता है? इन सब चीजों को करने से ये होता है कि उनके यहाँ पर एक चीज तो तय हो जाती है कि ग्लोबल कैपिटल अट्रैक्ट हो जाता है और ग्लोबल कैपिटल फ्लो करने लगता है। लेकिन फिलिप कर्नी कहते हैं कि ये रोल स्टेट का जो कंपटीशन स्टेट बन गया है, जिसमें स्टेट compete कर रहा है इस ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरे स्टेट से भी बेसिकली कंपटीशन में है कि भाई मैं अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाऊं कि मैं सारी इन्वेस्टमेंट को प्राप्त कर पाऊं। ये आ रहा है एट द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। यानी कि स्टेट की सोवरेनिटी जो है इस प्रकार से अब कॉम्प्रोमाइज हो गई कि जो सोवरेन काम उसको करने थे लोगों के वेलफेयर के लिए, उसके बजाय अब वो एक प्रकार का कंपटीशन स्टेट बन गया है। तो ग्लोबलाइजेशन ने यहाँ पर क्या किया, स्टेट के पूरे ओरिएंटेशन को ही चेंज कर दिया फ्रॉम अ वेलफेयर स्टेट टू अ कंपटीशन स्टेट, एज फिलिप करनी से। और इस चीज को आगे और अगर देखें किसी ने बिल्ड किया तो डैनी रॉड्रिक थे। डैनी रॉड्रिक ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट असेसमेंट दिया। डैनी रॉड्रिक ने एक ये बात बोली कि भाई देखो आज ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है स्टेट्स जो हैं उनको तीन चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज है नेशनल सोवरेनिटी, दूसरी चीज है यहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और तीसरी चीज है ग्लोबलाइजेशन बेस्ड कंपटीशन। तो डैनी रॉड्रिक कहते हैं कि स्टेट्स के सामने आज की डेट में ये ट्रिलेमा है। ट्रिलेमा मतलब ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम है। और डैनी रॉड्रिक कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी स्टेट आज की डेट में ये तीनों के तीनों को चूज नहीं कर सकता, तीनों की तीनों चीजों को चूज नहीं कर सकता। ये ट्रिलेमा है। इन 3 प्रॉब्लम्स में से स्टेट आज की डेट में इफेक्टिवली स्पीकिंग किसी एक ही चीज को आइडियली या मैक्स दो चीजों को ही सिलेक्ट कर सकता है। या तो वो ये कहे कि मैं सोवरिन रहूंगा, तब तो फिर वो ग्लोबलाइजेशन से बाहर हो गया। या वो कहेगा कि भाई मैं डेमोक्रेसी और सोवरेनिटी पे फोकस करूंगा, तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट लिमिटेड हो गया। या फिर वो कहे कि भाई मेरे को ग्लोबलाइजेशन लाके डेमोक्रेसी को डीपन करना है, जिसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि चॉइसेस वाइडन हो जाती हैं। तो एक चीज तो तय है कि डैनी रॉड्रिक कह रहा है कि स्टेट के ऊपर आज की डेट में एक ये ट्रिलेमा प्रॉब्लम है। ये ट्रिलेमा प्रॉब्लम में वो तीनों चीजों को चूज नहीं कर सकता, इन तीनों में से उसको या तो कोई एक या कोई दो को ही चूज करना है इवेंचुअली।
और ये ट्रिलेमा ही स्टेट की पूरी फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, जब जब स्टेट बेसिकली फंक्शन कर रहा है ग्लोबलाइजेशन के अंडर। फिर इसके बाद एक स्कॉलर आते हैं सूजन स्ट्रेंज। सूजन स्ट्रेंज ये कहते हैं कि भाई आज ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल फाइनेंस का दबदबा जो है वो इतना बन गया है कि एज अ रिजल्ट ऑफ विच हो ये रहा है कि जो ट्रेडिशनल स्टेट इंस्टीट्यूशंस थे वो बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं। तो अगर ट्रेडिशनल स्टेट इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, तो एक चीज तो तय है कि ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल फाइनेंस का डोमिनेंस आज की डेट में स्टेट को कंट्रोल करने में बन गया है। तो सूजन स्ट्रेंज ने क्या पॉइंट को कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि जो ट्रेडिशनल स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते थे वो आज इतने कमजोर हो गए हैं कि स्टेट का पूरा कंट्रोल ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल फाइनेंशियल पावर्स के ही हाथ में है। सो दिस अगेन प्रूव्स द फैक्ट कि स्टेट किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन में यहाँ पर ऑल्टर हो रहा है। अब इसी चीज को आप अप्लाई करके देखिए कि ग्लोबलाइजेशन जिसने स्टेट को इस नजरिए से ऑल्टर किया है वो ग्लोबल साउथ के ऊपर कैसे अफेक्ट कर रही है। वो इफेक्ट कर रही है कि यहाँ पर आज अगर हम देखें तो समीर अमीन नाम के एक स्कॉलर हैं। वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ में ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, एक डिपेंडेंसी कल्चर क्रिएट कर दिया है। समीर अमीन कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ क्या है कि जो ग्लोबल साउथ के स्टेट्स हैं वो अब वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर अब एक प्रकार के डिपेंडेंट हो गए हैं। उनको अब ये लगने लगा है कि भैया ये जो कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन वेस्टर्न कंट्रीज की है, कैपिटलिस्ट पावर जो है वेस्टर्न कंट्रीज की, इसी से हमारी ग्रोथ होगी। आप देखो इसी रीजन से बार बार इंडिया आज की डेट में ऐसे स्टेटमेंट्स देती है, वी मस्ट एंगेज विद यूएस टू ग्रो। भाई वाई शुड यू एंगेज विद यूएस टू ग्रो, वाई शुड यू बी डिपेंडेंट अपॉन यूएस टू ग्रो। आपको अगर आत्मनिर्भर बनना है तो आपको डिपेंडेंसी कल्चर क्यों प्राप्त करके पालना उनसे। ये ग्लोबलाइजेशन का एक आउटकम है। समीर अमीन कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के साथ अब ये समस्या आ गई है, इतना वर्ल्ड को इंटीग्रेट करके इंटरकनेक्टेड कर दिया है कि ग्लोबल साउथ को अभी लगता है कि बिना उनके बिना वेस्टर्न कंट्रीज के अब इंडिविजुअल लेवल पर ग्रोथ प्राप्त करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी रीजन से आप देखिए कि यहाँ पर फिर पार्था चैटर्जी ने भी एक ओरिएंटेशन दिया अपना। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आज ग्लोबलाइजेशन ने क्या क्रिएट किया है वो है कोअर्सिव यूनिवर्सलिज्म। क्या मतलब है इस पॉइंट का, कोअर्सिव यूनिवर्सलिज्म? इसका मतलब ये है कि पार्था चैटर्जी कहते हैं कि जब हम ग्लोबलाइजेशन को आज की डेट में ग्लोबल साउथ के नजरिए से देखते हैं तो जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज थी इनके जो पोस्ट कॉलोनियल इश्यूज थे वो पोस्ट कॉलोनियल इश्यूज को किसी प्रकार का एप्रिसिएशन जो है पहली बात तो दिया नहीं जाता। और ग्लोबल नॉर्थ की जो कंट्रीज हैं वो अपने तौर तरीके के हिसाब से ग्लोबल साउथ को मोल्ड करना चाहती हैं। पार्था चैटर्जी कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, वो इन दोनों चीजों का एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि भी देखो फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज में क्या समस्या है। समस्या वो कहते हैं कि ये है कि आज अगर आप देखो तो जिस प्रकार से फूड सिक्योरिटी ग्लोबल साउथ के लिए एक चैलेंज है, बिकॉज वो एक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी थी, वहां पर अभी तक हंगर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो ग्लोबल नॉर्थ है वो क्या कर रहा है, वो कोअर्सिव यूनिवर्सलिज्म कर रहा है। कोअर्सिव यूनिवर्सलिज्म का मतलब ये हुआ कि वो एक यूनिवर्सल पॉलिसी ऐसी बनाना चाहता है कि फूड सब्सिडी ना मिले, फूड सब्सिडीज ना दी जाएं, क्योंकि फूड सब्सिडी देना वो कहते हैं डिस्टॉर्शन है। इसी रीजन से आप देखो कि वो पार्था चैटर्जी कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ में एक ये परपेचुअल प्रॉब्लम है कि डब्ल्यूटीओ का व्यवहार अगर हम देखें तो वो बेसिकली वहां पर क्या हो रहा है, कोअर्सिव यूनिवर्सलिज्म अटेम्प्ट किया जा रहा है ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से, इम्पोज किया जा रहा है ग्लोबल साउथ के ऊपर। बोला जा रहा है कि फूड सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम है तो ये फूड सिक्योरिटी में फूड सब्सिडी देना गलत है, लेकिन ग्लोबल साउथ कहती है कि हमें देना जरूरी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भूखी है।
तो ये एक क्लैश है कोअर्सिव यूनिवर्सलिज्म का, कि ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर क्या कर रही है, ग्लोबल साउथ में एक यूनिवर्सल सिस्टम क्रिएट कर रही है, और वो भी कोअर्शन से, फोर्स से। सिमिलरली वो कहते हैं पार्था चटर्जी की, आप क्लाइमेट चेंज की समस्या को देखो, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज कह रही हैं कि भाई हमारे पास राइट है डेवलप करने का, क्यों भाई हमें भी डेवलपमेंट करनी है जिसकी वजह से पोल्यूशन होगा। तो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज क्या बोलती हैं, आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन ये चीज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेस्टर्न कंट्रीज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो कहती हैं यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप आज की डेट में पोल्यूशन बंद करो। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो कोअर्सिव यूनिवर्सलिज्म है ये एक प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ये चीज को फिर आगे थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हुए पंकज मिश्रा ने भी एक असेसमेंट दिया। पंकज मिश्रा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी जिसका नाम है एज ऑफ एंगर। इस किताब में उन्होंने ये लिखा कि जब तक ग्लोबल नॉर्थ जो है, जब तक वो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज जो हैं उनकी कॉलोनियल इश्यूज को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तब तक ग्लोबलाइजेशन को ग्लोबल साउथ में बैकलैश मिलेगा ही मिलेगा। और यही चीज हो रही है देखो। तो पंकज मिश्रा एज ऑफ एंगर की किताब में क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो जो ग्लोबल नॉर्थ है वो कॉलोनियल प्रॉब्लम्स जो ग्लोबल साउथ की हैं, क्योंकि ये सारे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं, जब तक वो इन प्रॉब्लम्स को नहीं समझेगा कि भाई इनके अपने चैलेंजेस हैं, तब तक ग्लोबल साउथ जो है वो ग्लोबलाइजेशन को एंटी वेस्टर्न नजरिए से देखेगी। तब तक वो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन को ये देखेंगी कि वो एक टूल है वेस्टर्न कंट्रीज का, टू सप्रेस अस, टू सप्रेस अस। इस रीजन से वो क्या कहते हैं, पंकज मिश्रा कहते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर ये चैलेंज आ रहा है तो ग्लोबलाइजेशन शुड फोकस मोर ऑन इंटरनेशनलिज्म, उसको इंटरनेशनलिज्म लानी चाहिए। इसका क्या मतलब है इंटरनेशनलिज्म का, कि इसका मतलब ये है कि ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज को ग्लोबलाइजेशन को ग्लोबल साउथ में एक एक्सेप्टेबिलिटी दिलाने के लिए एक रूल बेस्ड ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। रूल बेस्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि भाई जैसे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इस चीज को एक्सेप्ट करो, इसी तरीके से कोऑपरेटिव तरीके से इंगेज करो, इम्पोज मत करो उनके ऊपर चीजें। जैसे फूड सब्सिडी की हमने बात करी कि फूड सब्सिडी मत दो आप, वो डिस्टॉर्शनरी है भाई। आप कोऑपरेट करोगी, उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, आप फोकस करो यहाँ पर खास करके पीसफुल डेवलपमेंट की। बड़ी इंडस्ट्री को लगाने के नाम पर ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर दिया, ट्राइबल्स अगर रिजेंट करेंगे फिर आप कहोगे कि भाई इन कंट्रीज में न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं। भाई देर इज ऑलवेज अ पीसफुल वे ऑफ डूइंग डेवलपमेंट। आपको उन ट्राइबल एरियाज में जाकर ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करने की क्या आवश्यकता। सिमिलरली फोकस करो ह्यूमन वेलफेयर पे। तो हो क्या रहा है, इंटरनेशनलिज्म क्या कह रही है, वो बेसिकली ये कह रही है कि आज हमें आवश्यकता है इगैलिटेरियन ग्लोबलाइजेशन की। आज हमें आवश्यकता है कोऑपरेटिव ग्लोबलाइजेशन की। आज हमें आवश्यकता है किस चीज की, कोऑपरेटिव ग्लोबलाइजेशन की। और जब तक कोऑपरेटिव ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, इगैलिटेरियन ग्लोबलाइजेशन दैट बेनिफिट्स एवरीबॉडी नहीं होगा, तब तक ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर फिर रेलेवेंट होता है डिबेट ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी। एलेक्सिस टॉकविल की हमने बात की थी, उसने किस तरीके से सिविल सोसाइटी समझाया था। तो आज हम ये कह रहे हैं कि हमें ग्लोबल सिविल सोसाइटी चाहिए, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क चाहिए उन एनजीओज का जो ग्लोबलाइजेशन के तहत ग्लोबल साउथ के अंदर उन ग्लोबल साउथ के इश्यूज को समझे। जैसे कि यहाँ पर जेंडर इश्यूज हैं, डेवलपमेंट इश्यूज हैं, फूड सिक्योरिटी इश्यूज हैं,
क्लाइमेट इश्यूज हैं। तो आज हमें क्या आवश्यकता है? आज हमें आवश्यकता इस चीज की है कि हमें ये इंश्योर करना है कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी क्रिएट हो, जहां पर एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एनजीओज हो, जो ग्लोबलाइजेशन के तहत ग्लोबल साउथ में उनके इश्यूज को समझ के उनके इश्यूज के मसलों को हल करे। लेकिन इस ग्लोबल सिविल सोसाइटी में अरुंधति रॉय एंड जेम्स पेट्रस हमें एक पॉइंट पे क्वेश्चन होने के लिए भी बोलते हैं। अरुंधति रॉय, जेम्स पेट्रस कहते हैं कि भाई देखो, ग्लोबल सिविल सोसाइटी ठीक है, इंटरनेशनलिज्म ठीक है, कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी, पंकज मिश्रा, इंटरनेशनलिज्म ठीक है, लेकिन इसकी वजह से हो क्या रहा है कि आज की डेट में एनजीओआइजेशन ऑफ डिसेंट हो रहा है। ये टर्म कॉइन किया है अरुंधति रॉय और जेम्स पेट्रस ने, और उन्होंने कहा है कि हमें इससे बचने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है? अरुंधति रॉय और जेम्स पेटर्स ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब ग्लोबल एनजीओज जो हैं, अगर वो ग्लोबल एनजीओज आज मान लीजिए ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में आते हैं, तो ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में आकर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये ग्लोबल एनजीओ जो हैं, ये बेसिकली अपने एजेंडाज लेके आते हैं, और इनके एजेंडाज होते हैं कि लोगों से इंगेज करके उन लोगों को प्रो वेस्ट आइडियोलॉजी में अलाइन करना, ताकि ये वेस्टर्न कंट्रीज का जो एजेंडा है, कॉरपोरेट एजेंडा, वो इन एनजीओज के थ्रू बेसिकली पूरा हो जाए। इस प्रॉब्लम से हमें बचना है। एक जगह पर अगर हम इंटरनेशनलिज्म के नाम पर, एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क के नाम पर ग्लोबल एनजीओज को परमिशन दे आने की, और ग्लोबल एनजीओज जो हैं अगर वो ग्लोबल साउथ में आए, तो अरुंधति रॉय, जेम्स बेटरस कह रहे हैं कि आज ग्लोबल सिविल सोसाइटी जब ग्लोबल साउथ में आती है तो वो एनजीओआइजेशन ऑफ डिसेंट करती है। यानी कि वो ऐसे एजेंडाज लेके आती है जो बेसिकली प्रो वेस्ट आइडियोलॉजी को ग्रास रूट लेवल पर प्रमोट करते हैं। कोई अगर उसको रेजिस्ट करता है तो उसके डिसेंट को डिसअप्रूव करते हैं, और इवेंचुअली वो कॉर्पोरेट एजेंडा को ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में फैसिलिटेट करके पुश करते हैं। तो इंटरनेशनलिज्म के नाम पर ये चीज ना हो, इस चीज को रोकने की आवश्यकता है। तो पंकज मिश्रा के उस पॉइंट को कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी और इंटरनेशनलिज्म होना एक कॉशन के नजरिए से अरुंधति रॉय और जेम्स पेट्रस बोलते हैं, देखने की आवश्यकता है। तो ये पूरा डिबेट है ग्लोबलाइजेशन का। हमने अराउंड 50+ क्लासेस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला जो पोर्शन है हमारा, पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के पेपर 2 का पार्ट 1, ये अब हमने कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आई होप कि आपको एक डेप्थ भी मिली होगी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। एंड आई एम वेरी सर्टन कि जिस लेवल के स्कॉलर्स, जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमने की, शायद आपको इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पहले नहीं मिली होगी। मैं अभी भी आपको सजेशन यही दूंगा। मेरे को अभी भी कई लोगों के ईमेल्स आते हैं, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से, कि कुछ मूर्ख बच्चों के ईमेल्स को अब मैं अवॉइड करने लगा हूँ। क्योंकि जब मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई है कि आपको फोकस अभी कंसोलिडेशन पे करना है, मेमोराइजेशन पे करना है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बाज नहीं आना, उनको इस एग्जाम को कभी पास नहीं करना है, वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। तो खैर, उनको रहने दीजिए। आप कंसोलिडेशन और मेमोराइजेशन पे फोकस कीजिए। ये टाइम अभी PYQ सॉल्व करना, आंसर राइटिंग करना ऑप्शनल की, ये टाइम अभी नहीं है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कितनी बार मैंने आपको क्लासेस के दौरान ये बात बताई कि इसका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में नाता है। जब तक हम इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स वहां पर नहीं करेंगे, उसका एप्लीकेशन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में नहीं करेंगे, तो आपका आंसर इफेक्टिव कैसे होगा? पर कुछ लोगों को जो चुल मची रहती है इन चीजों को लेकर, उससे कुछ नहीं हो सकता। सम पीपल आर डेस्टिन्ड टू, एंड दे आर बोर्न टू फेल, तो लेट देम फेल।
मेरे को उन लोगों से ऑनेस्टली अब कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज इतना समझाने के बावजूद भी कुछ लोग अगर मूर्खता को नहीं छोड़ते तो ये उनकी प्रॉब्लम है, उसमें मैं अब ज़्यादा सिर खपाई नहीं कर सकता। मेरा कंसर्न उन लोगों से है जो इस एग्जाम को पास करने आए हैं, जिनको 2026 में आईएएस बनना है। दो चीज़ों पे फोकस कीजिए, कंसोलिडेशन एंड मेमोराइजेशन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अब खत्म हो चुका है, एंड एज पर द टाइम टेबल जो मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट वी विल मूव टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट which will create a foundation for paper 1 part A, and western political thought के बाद we will move on to part A के remaining topics which are part of the political theory. So this is how we will go. Meanwhile जनरल स्टडीज में हम लोग का एथिक्स हम लोगों ने काफ़ी सब्सटेंशियल अब कवर कर लिया है, और मेरे को एक चीज़ अच्छी लग रही है कि क्लासेस में जब मैं आपको एथिक्स वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चों का अब कॉन्फिडेंस मुझे इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी लेकिन मुझे जीएस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों का इम्प्रूवमेंट मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, उस इम्प्रूवमेंट ने मुझे बहुत खुश किया है कि कंसिस्टेंट हार्डवर्क जो बच्चे कर रहे हैं क्लास में आंसर लिख लिख के, उससे इनकी इम्प्रूवमेंट हुई है। और ये बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ जो ये एथिक्स और आंसर राइटिंग की क्लास में बैठे हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस होने वाली है जीएस में, दैट इज गोइंग टू बी अनपैरेलल्ड, क्योंकि आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट, आई कैन सी द कॉन्फिडेंस। और अब हम अक्टूबर से ऑलरेडी एसए भी कर रहे हैं, और जिस प्रकार से एसए की जो क्लासेस की एक्सरसाइजेज में मैंने बच्चों का परफॉर्मेंस देखा है, उससे जो उनकी एबिलिटी इंप्रूव हो रही है, इट इज अनपैरेलल्ड। तो यहाँ पर ये जो तीन चीजों पे बच्चे फोकस कर रहे हैं ना, एसए, एथिक्स और आंसर राइटिंग, आप इन चीज को करते रहिए। और जो ये तीन चीजों पे अभी भी मिस करके बैठे हैं, आप सोचिए कि आप जीएस में कितना बड़ा गैम्बल कर रहे हैं, अगले साल के अटेम्प्ट को कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अभी भी टाइम है, अगर आपने अभी भी इन तीनों कोर्सेज में भाग नहीं लिया है तो विदाउट फर्दर डिले लीजिए, अदरवाइज आप ही को प्रॉब्लम होगी। क्योंकि देखिए, जहां तक आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है, वो तो मैं आपका कंप्लीट कमांड में ले आऊंगा, वो मेरा काम है। बट ये चीज में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है जो हम क्लास में कर रहे हैं, इस चीज को निग्लेक्ट मत कीजिए। एनीवे, we'll start with the western political thought next, and we'll go and have the same level of depth as you have got in comparative politics. Thank you.